बड़े नेताओं को भी अलग अपनी विशेषता खड़ी करनी पड़ती है। हम में से बहुत लोग जब भाषण करते हैं तो कहते हैं भाइयों और बहनों। मैंने पहली बार अटल जी को सुना था, वो कहते हैं बहनों और भाइयों। अब दिखने में छोटा ही अंतर है, क्योंकि हमको आदत हमेशा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जैसी होती है, लेकिन अटल जी, और शायद मैंने उनसे ये सीखा, मेरे से कभी भाइयों और बहनों नहीं होता। शायद बचपन में उनका कोई भाषण सुना हो तो पहली चीज मेरे आई है, अरे ये अलग है। अब आदमी अगर थोड़ा हटक के अलग कहता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी ओर ध्यान खींचता है। अब अटल जी जैसी ख्याति तो हम सबको होगी नहीं, हम तो नए होंगे, और हो सकता है कि उस गांव में हम पहली बार बोल रहे होंगे, लोगों को पता भी नहीं होगा कि कौन प्रमोद महाजन है, कैसा बोलता है, क्या करता है। तो अच्छे प्रभावी भाषण के लिए पहला सूत्र यह ध्यान रखे कि हमारा प्रारंभ बहुत ही आकर्षित करने वाला होना चाहिए। अगर हम पहले 2, 4, 5 मिनट में श्रोताओं को अगर अपने कब्जे में ना लें तो 10 मिनट के बाद आप कितना भी महत्वपूर्ण मुद्दा बोलो, वो अपने कब्जे से निकल चुका है। और इसलिए भाषण देते समय पहला यह ध्यान रखें कि मुझे पहली बार इस सभा को आकर्षित करना है, और इसलिए कोई अच्छा वाक्य हो, कोई शेर हो, कोई शायरी हो, कोई किस्सा हो, कोई आवाज का ऊपर नीचे करना हो, लेकिन कुछ तो ऐसी बात हो जिससे सारे सुनने वाले भाई क्या कह रहा है, उसका कान पकड़ लें। एक बार आपने पकड़ लिया तो फिर अगले 10-15 मिनट तक वो आपके पास रहेगा। फिर आपको 10 मिनट में, जैसे आप में से जो लोग क्रिकेट में रुचि रखते हो, उनको मालूम पहले ओवर में अगर 4 मार दिया फिर लोग देखने लगते, यार पता नहीं आपसे क्या करेगा, अगला मारेगा, अगला मारेगा। तो सबसे पहले प्रारंभ आकर्षित करने होना चाहिए। और वैसे कभी कभी मुझे लगता है जो अंत हो वो एक प्रभावित करके जाने वाला होना चाहिए। भाषण इन दोनों के बीच में होना चाहिए। याद रखें, हमारा भाषण कोशिश हो कि 9 रसों से परिपूर्ण होना चाहिए। बहुत बार हम ध्यान रखें, बहुत गंभीर भाषण बहुत देर तक सुनने की मनस्थिति में लोग नहीं होते, और इसलिए जितने बड़े बड़े अच्छे नेता वक्तृत्व कला में माहिर माने जाते हैं, उनके भाषण की शैली में बीच बीच में हंसना हंसाना, रोना रुलाना, कभी वीर रस में लाना, ये आवश्यक होता है। सभा में जाने के पहले अपने आप को आईने में देख के जाइए। कहीं कंघा करने में तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, कहीं हाथ वाथ धोते लगी तो कोई काली स्याही तो नहीं पेन की लगी है। कपड़े आपके, जो भी आपका वेश हो, इसके लिए कोई बहुत सुंदर वेश परिधान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कपड़े क्या डालते हो, कैसे डालते हो, ये छोटी छोटी बातें लगती है, लेकिन सामने वाले को प्रभावित करने के लिए उस बातों की, क्योंकि भाषण में जब आप बोल रहे हैं तो आपका ध्यान वो व्यक्ति जो उच्चार रख रहा है उधर जाना है। तो बोलने वाले व्यक्ति के सामने कोई उसने ऐसा भी विचित्र वेश न डाला हो कि जिसके कारण लोगों का ज्यादा ध्यान उसके वेश की ओर ही जाता हो और वो क्या बोलता है इधर न जाता हो। इसलिए कपड़े हो, आवाज हो, जैसे मैंने शुरू में कहा कि
एक ही टोन में। अब कभी कभी कुछ वक्ता ऐसे हैं कि बोलना शुरू कर देते हैं तो उसका आवाज तो पीछे से आवाज आवाज, तो हमको समझना चाहिए कि जिस संख्या में हम बोल रहे हैं हमारी आवाज आखिरी आदमी तक पहुंचे या न पहुंचे, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आवाज हमको सुनाई नहीं देती। एक बार मैंने लता मंगेशकर जी को पूछा कि ये माइक आपने अपने लिए क्यों लगाया है जो करना आता है? तो उन्होंने कहा देखो 1,00,000 लोग मेरा गाना सुनने आते हैं तो पीछे लोगों को सुनाई देना या नहीं है तो मेरे को हमेशा डर लगता है कि इनको सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, इसलिए मैं अपनी आवाज बढ़ाते जाती हूँ। और थोड़ी देर के बाद फिर इस गले पर ऐसा असर होता है कि आधे में भाषण बंद करना पड़ता है या पानी पीना पड़ता है। तो उन्होंने कहा इसलिए मैं इसको रखती हूं ताकि मैं सुन सकती हूं कि मेरी आवाज नीचे ऊपर। अब अपने को गाना तो नहीं गाना है, इसलिए उतनी कोई हमको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत बार हमने देखा 25-25 साल भाषण करने के बाद भी माइक से कितने नजदीक रहे कितने दूर रहे ये हमको अभी तक तय हम नहीं कर पाते। कुछ लोग सीधा अंदर जाकर बोलना शुरू कर देते हैं, अभी तो कान दर्द हो रहा है, या कुछ लोग इतने पीछे खड़े हो जाते। तो साधारण बरसों के बाद बैट कैसी पकड़ना, स्टैंड कैसे लेना, ये तो चीजें अभ्यास से आनी चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा। एक और ध्यान रखें, हम जिसके सामने बोल रहे हैं उन लोगों की थोड़ी हमको जानकारी होनी चाहिए ताकि हम उदाहरण वैसे ही दें जो उनके अनुभव में हो। नहीं तो गांव में भाषण कर रहे हैं और उसमें उदाहरण बता रहे हैं। जब हवाई जहाज 40,000 फीट पर चला जाता है तब जिस प्रकार की आवाज आती, अब गांव वाला बोलेगा ये हवाई हमने कभी बैठे नहीं, कभी 40,000 फीट पे गए नहीं, ये कौन सी आवाज की बात कर रहे हैं। या आप किसी सीआईआई के मीटिंग में बोल रहे हो, सब शहर के बड़े बड़े उद्योगपति आए, आप कहे देखिए बैलगाड़ी जब चलती है ना तब जब बाईं ओर का चक्कर, अरे भाई वो बाप में कभी उसने बैलगाड़ी में बैठा नहीं, उसको बाईं ओर के चक्कर का उदाहरण क्या दे रहा हूं। अगर उत्तर प्रदेश में गए और कहीं महाराष्ट्र का संत ढूंढ लिया तो जो जानकारी उसको होगी नहीं। और इसलिए सामने का जो श्रोता है उसकी भाषा, उसका अनुभव, उसका जीवन, उसका ज्ञान, उसकी जानकारी, इसी के आधार पर भाषण दो। अब गांव में लोग अगर अंग्रेजी कम समझते हैं और आपको मोह है कि आपके अंग्रेजी का ज्ञान इनको पिलाना है, तब ध्यान रखें जो भी आप अंग्रेजी का शब्द उपयोग कर रहे हो या कोई अंग्रेजी की कहावत कह रहे हो उसको हिंदी में या जिस प्रांत की भाषा में आप हो उस प्रांत की भाषा में भाषांतरित करके उसके पास पहुंच जाए, ये भी देखो। एक और ध्यान रहे कि भाषण एक मुद्दे पे नहीं होता, तो एक मुद्दा इतना खींचा जाता है। जैसे मुझे याद है एक बार मुझे ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भाषण को कहा गया। अब उनका तो विषय तो कोई होता नहीं उनका, तो कैसे लोगों को इकट्ठा करें। तो उन दिनों में स्वर्ण मंदिर में पुलिस गई थी तब के दिन। तो हमने गांव के सभी ग्रेजुएट्स को इकट्ठा किया। प्रमोद महाजन जी का पंजाब की समस्या पे भाषण है। फिर हमने वर्णन शुरू किया पुलिस स्वर्ण मंदिर में कैसी गई। अब हमारा 1 घंटे का भाषण, हम 45 मिनट स्वर्ण मंदिर का ही वर्णन करते रहे। तो बाद में कार्यकर्ता ने कहा प्रमोद जी मुझे लगा स्वर्ण मंदिर से पुलिस को बाहर निकालना आसान है, लेकिन एक बार आप अंदर चले गए ना तो आपको निकालना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसी भी एक मुद्दे का अपने पूरे भाषण में, मान लीजिए आपने 5, 6, 7 मुद्दे रखना चाहते हैं, उस भाषण में उसकी मात्रा कितनी हो, उसका प्रोपोर्शन कितना हो, यह हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी जब हम इतिहास में जाते हैं तो इतिहास में आप इतने मत चले जाइए कि आपको दिया गया आधा घंटे में, क्योंकि अब अपना रजत जयंती महोत्सव आया है तो रजत जयंती पे हम लोग सब भाषण करना शुरू कर देंगे। तो बस 1980 में जब भाजपा की स्थापना हुई मैं वहां था। अब अगर वहीं रह गए आप 25 मिनट तो 25 साल में बाकी जो घटनाएं हुई वो आपको 5-5 सेकंड में कहनी पड़ेगी।
और इसलिए पूरे भाषण में जितने मुद्दे हैं वो मुद्दे, हर मुद्दा कम ज्यादा मात्रा में आना चाहिए और अपने को जो पूरी बात कहनी है वो पहुंचनी चाहिए। इसका ध्यान रख के भाषण बनाएं। एक और ध्यान रखें, अपना सारा ज्ञान इसको पिलाए बिना आज छोड़ना नहीं है। इस महत्वाकांक्षा से भाषण मत करिए, क्योंकि हमारे पास इतना ज्ञान होता है कि हम 5 घंटे बोल सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें 5 घंटे बोलना चाहिए। बहुत बार हम जब आम सभाओं में जाते हैं, कि मेरे अनुभव है कि हमको नहीं लगता वो मुद्दा रह गया, अगर नहीं कहा तो ये वोट नहीं देगा। ऐसा नहीं है। वो अगर 25 मुद्दे के बाद वोट नहीं देगा तो 30 के बाद क्या उसने क्या है कि मैं 30वें में वोट देने वाला हूं, वोट नहीं देने वाला हूं। और इसलिए अपने भाषण का प्रभाव भी ज्यादा लंबा करने से कम होता है, क्योंकि हम हमेशा मानते हैं चीज कितनी भी मीठी हो, हमको कितनी भी भाती हो, फिर भी एक हद से आदमी उसको खा नहीं सकता। मतलब किसी को गुलाब जामुन अच्छे लगते हो, खाना शुरू किया 10, 15, 20, 25, 30, 36 के बाद उल्टी होना शुरू हो जाएगी उसी गुलाब जामुन से जिसके खाने का सोचने के बाद भी मुंह में पानी आता था। वो आप खा नहीं सकते। और इसलिए सारा ज्ञान नहीं उड़ेलना है, और इसलिए समय, मुद्दे, इसको भी ध्यान रखिए। अब वक्तृत्व, संवाद हर जगह अलग अलग होता है। जैसे जब हम संसद में बोलते हैं, विधानसभा में बोलते हैं, प्रतिनिधि सभा में बोलते हैं, तो पहले ऐसी शैली मत अपनाइए, वही बाजार में वही दरबार में ना। हर स्थान की शैली अलग होती है। पहले तो हम संसद में जब बोलते हैं तो यह ध्यान रखें कि बाहर, मैं जब संसद कहता हूं तो मैं कॉरपोरेशन भी उसी में आती है, प्रतिनिधि सभा आप कहिए। बाहर जैसे मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, घर का माहौल है, मुझे कहा कार्यक्रम में आपको 45-50 मिनट बोलना है, फिर थोड़ी चर्चा होगी। अब मान लीजिए मैं 45 की जगह 50 मिनट बोल लूं तो घर की बातें चल जाएगी। लेकिन यही भाषण अगर मुझे राज्यसभा में देना है तो सारी पार्टियों को मिलकर 2 घंटे की चर्चा है। उसमें मेरी पार्टी को 25 मिनट है, उसमें और कोई जी बोलने वाले हैं। तो पहले तो मुझे कितना समय वहां मिला है, मुझे समय ध्यान रहना चाहिए। अब दूसरा ऐसा है, आम सभाओं में तो हम कहानी से शुरू कर सकते हैं। मुझे महाभारत की एक कहानी याद आई। अब वहां राज्यसभा में मैं महाभारत की कहानी सुनाऊंगा तो लोग बोलेंगे गुरुदेव बाहर जाके कीर्तन शुरू करिए, यह कोई राज्यसभा है, कोई कीर्तन सभा थोड़ी है जहां आप महाभारत की कहानी सुना रहे। इसलिए राज्यसभा में मैं अगर बेरोजगारी के आंकड़े फेंकूं तो ज्यादा प्रभावी है कि लखनऊ की आम सभा में मैं बताऊं कि 52 में इतना बेरोजगारी थी, 56 में इतनी थी, 57 में इतनी थी, 58 में इतनी थी, आपकी सरकार में इतनी थी, मेरी सरकार में इतनी थी। लोगों को एक आंकड़ा ध्यान नहीं रहता, तेरे 6-6, 7-7 आंकड़े कौन वहां ध्यान रखने वाला है। इसलिए आम सभाओं में बेरोजगारी के आंकड़े और संसद में बेरोजगारी के आंकड़े, दोनों का प्रभाव अलग है।